तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर हेलो कहा। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे, जहां कुछ बड़े लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को नामे एक साथ हिलाया। और अब जो हम सबक सीखने वाले थे वो ये था, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आजादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25 सेंट हर घंटा कर सकता हूं। पर ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मेरी मां जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। ये कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने सिचुएशन साफ करना चाहता हूं, और वो भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहां पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, पर हम ये भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट हर घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इनकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 हर घंटे के? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल के पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 हर घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हां कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। पर किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, पर मन ही मन में $2 हर घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारा टेस्ट ले रहे हैं
और वे ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वो जानते थे कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और पक्के इरादों वाला होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 हर घंटे? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खता से भरा लग रहा था। 1956 में गिने चुने लोगों को $5 हर घंटे से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुई इस जंग में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दें तो वे इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, पर इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वो रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। पर इस बारे में कोई हिंट तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तुम्हें ये किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है।
वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। पर हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वो उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि सैलरी के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, पर वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। ये कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, पर हम उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर ये हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, पर मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा होने की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। पर पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम या ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। पर पैसा ये काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और भी बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, पर वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर होने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई हैं। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को अपने पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वो तुरंत चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी।
पर अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वो जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज में बहुत फर्क नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह की सोच पागलपन की सोच है, उस कंजूसी भरी सोच से भी ज्यादा पागलपन की जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार ये कह चुके थे कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा ये भी कहा करते थे कि मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा, यानी कि मूविंग एनर्जी। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो। अपने दिमाग और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, न कि अपने विरोध में, यानी कि न कि अपने अगेंस्ट। आहा, माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, पर आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं? जब कोई आदमी ये कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं में होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा विचार होता है, पर लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और जॉब इंपॉर्टेंट है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए पुश करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसों की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वे हमारे विचारों को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके एम्प्लॉय नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वो देखने की काबिलियत हम में आ जाए।
उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एम्प्लॉय हैं। हम सिर्फ अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने अगेंस्ट नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और नॉलेज की कमी होता है, न कि इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग। ये खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें कभी ये नहीं सिखाया कि पैसे या अपने डर को किस तरह काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग लेवल पर अहम बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। पर सबसे जरूरी है, हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी पल से तुम लोगों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को मैला मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग सैलरी के चेक, सैलरी में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं के आधार पर उन्हें जिंदगी किस तरफ ले जा रही है। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, पर गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब है, जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया था, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी और ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक याच और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। पैसा ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वो गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। ये संघर्ष हर पल होता है।
इसीलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई स्किल या बिजनेस सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में टीचर, डॉक्टर, मैकेनिक, कलाकार, कुक, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, दमकल कर्मी और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें ये सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज डेवलप हो सके और हमारा कल्चर समृद्ध हो सके। दुर्भाग्य से लोगों के लिए स्कूल एजुकेशन का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, पर ज्यादातर महान टीचर्स के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा कठोर हुआ, एक वजह से कठोर हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की ये चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्दयता है। यह भी निर्दयता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह कठोरता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। यह पैसे का ही अज्ञान है जिसकी वजह से इतना लालच और डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से हेल्थ फैसिलिटी हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा बुरी होगी। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला बनकर रह जाता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सिविलाइजेशन धराशायी हो जाएगी। महान सिविलाइजेशन तभी बर्बाद हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। और क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल तारीखें और नाम रटते हैं और उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही गवर्नमेंट और एक पढ़े लिखे समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा सिर्फ थ्योरी में हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में पैसों के बारे में सिखा दिया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और मार्केट की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी हैं, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए पुश नहीं कर रहे हैं? हाँ, पर अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड या पॉलिश्ड बीन काउंटर्स होते हैं। भगवान ही मालिक है जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले। वे सिर्फ नंबर को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर से डील करता हूं।
वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए और प्राइस कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बीन काउंटिंग की भी इंपॉर्टेंस है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, पर यह भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं में बहकर मत सोचो। जब तुम लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम स्ट्रॉन्ग इमोशन के खिलाफ सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम था। ये कदम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। ये तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। ये वो जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का ख्याल निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आजादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर अपने लालच का सामना करके अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों यानी थॉट्स को चुनने से। विचारों को चुनने से? माइक ने आश्चर्य से पूछा। हां, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार रिएक्ट करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल कि क्या इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि वे खुद को आपको असली बात नहीं बताते हैं कि उन पर डर हावी हो रहा है, और नतीजा ये निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। इसके बजाय वो दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए ऑप्शन होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह प्रॉब्लम होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं ये कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी को चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह की बातें अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है। अमीर लोग अत्याचार करने वाले होते हैं। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। आप इस तरह से मेरा शोषण नहीं कर सकते। या फिर मैं इस जॉब को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये सेफ है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहां ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर बेस्ड हमारे थॉट्स की जंजीर टूट जाएगी।
और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। ये जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में थॉट, ये एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा, अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के जिंक के सिक्के बनाते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि ऐसा करना इलीगल था। गवर्नमेंट और बैंकों के लिए ऐसा करना लीगल है, पर हमारे लिए नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी कि इलीगल दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने हमें बाद में यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि कैसे पैसा एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। पैसों के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा ही असली चीज है। पैसा दरअसल एक माया जाल है। पब्लिक के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का ये महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर पैसों से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और ये बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का सर्टिफिकेट है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो ये भरोसा करते रहेंगे कि पैसा ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, पर सालों बाद जाकर मुझे ये समझ में आया कि ये बड़े पते की बात थी। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस जॉब से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसा और सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर का मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्तों तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से एक बार फिर से गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालच भरी नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुख की बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की बुक को उन्होंने एक बड़े से ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो
मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं? इस पर उसने जवाब दिया कि आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके कस्टमर बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वो इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते एवरेज में $9.5 का फायदा हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का पेमेंट किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं डील के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची थी। जब कोई कॉमिक फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक ब्रांच खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना बिजनेस अब बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में काम करने के बदले पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी इमेजिनेशन पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना बिजनेस था। हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे बिजनेस से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहां खुद मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा सैलरी देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया एडवाइस दे दी थी। और इसी के साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 3 लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा बिजनेस संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में सिर्फ 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का एम्पायर बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई घटना ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन की रेट से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप बढ़ सकती है। ये पेड़ लगाने की तरह है।
आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद ये पैसे का पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने एम्पायर चलाने का ऑप्शन चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नजर में कौन सी बुक अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये सारे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉम्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर दो सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्युलेटर थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई, यानी ये बैंकरप्ट हो गए थे। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। थॉमसन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात 1923 यानी कि 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बेशक बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे ये चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें, तो इन बदलावों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये समझ नहीं पाते कि असली बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कितना पैसा सेव कर पाते हैं। आपने पक्का लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानियां सुनी होंगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है, बेघर। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वो शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम पैसों पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया? इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, यानी हाथों से अंगूठी निकालने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से कार साफ करते हुए कार में निशान पड़ते थे और इसलिए उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर ये 1920 के बूम वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं।
कि लंबे समय में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितना पैसा सेव किया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सेव करके रखा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, ये थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में हर बार भर जाता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ डेवलप करने पर भी जोर देते थे। अगर आप एक बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन डालनी होगी। अगर आप किसी टाउन में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 6 इंच कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम उस जमाने का है जब खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का बेस थी और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही पैसे कमाते थे। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अमीर होकर ही सॉल्व की जा सकती है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर बिना फाइनेंशियल फाउंडेशन के किसी के पास पैसा आ भी जाएगा तो वो उसे जल्दी ही लूज कर देगा। एनीवे, माइक और मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन संभव थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि हम इसे आसान बना सकते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन डाली थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका निकाला। सालों तक वे सिर्फ ड्राइंग बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था।